हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला पेपर है। उसमें टॉपिक आता है हमारे पास टेस्टिंग टेक्निक। इसमें भी हम इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो टेस्टिंग टेक्निक ऐसी टेक्निक होती हैं जिनको हम पर्टिकुलर टेस्ट कंडक्ट करके हम उनको इवेलुएट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आता है हमारे पास इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट टेस्ट। इसमें भी जैसे हमारे पास आता है इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस है उसमें भी पर्टिकुलर जो आईक्यू टेस्ट होता है उसके द्वारा हम इंटेलिजेंस को मेज़र कर सकते हैं। उसकी तरह एप्टीट्यूड है, पर्सनैलिटी है, अचीवमेंट है, इनके भी अपने अपने टेस्ट होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम इनको मेज़र कर सकते हैं। तो ये सारी है हमारे पास टेस्टिंग टेक्निक, यानी कि हम कोई पर्टिकुलर टेस्ट कंडक्ट करके हम इनको इवेलुएट कर सकते हैं। अब हम इसमें सिर्फ स्पेशल आर्ट डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस के बारे में। तो जो इंटेलिजेंस है वो डिराइव होता है हमारे पास हेरिडिटी से, यानी कि एक ऐसा ट्रेड जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफ़र होता है। तो इंटेलिजेंस एक ड्राइव है हेरिडिटी से। ये डिफरेंट जो पर्सन हैं उन सभी में ये अलग अलग होती है। कोई दो इंडिविजुअल होते हैं वो सेम नहीं होते। कुछ होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, कुछ होते हैं उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। कुछ हैं जो किसी पर्टिकुलर न्यू सिचुएशन में आसानी से अडेप्ट कर जाते हैं एंड कुछ उसमें भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वहाँ पे भी बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। तो इंटेलिजेंस है उसको एक हाइपोथेटिकल पावर भी माना गया है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस है उसको हम देख तो नहीं सकते बट हम इसको डेवलप कर सकते हैं अपनी लाइफ टाइम और मेज़र भी कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं उनसे हम इनको मेज़र भी कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास जो वर्ड इंटेलिजेंस है वो डराइव होता है लैटिन वर्ड से, कि जो इंटेलिजेंस है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। उसका मतलब होता है हमारे पास कॉग्निटिव प्रोसेस। अब आता है हमारे पास कि जो फादर ऑफ इंटेलिजेंस थे वो थे हमारे पास बाइनेट। इसमें भी जो जैसे टैट का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे साइकोलॉजी सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फादर हैं इंटेलिजेंस के वो कौन थे, तो वो थे हमारे पास बाइनेट। अब आती है हमारे पास डेफिनेशन। तो ये भी डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट डेफिनेशंस दी। तो हमारे पास स्टर्न की डेफिनेशन है, इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ इन न्यू सिचुएशन। कि इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है कि हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में खुद को कैसे एडजस्ट करते हैं, वो इंटेलिजेंस है। अब वुडवर्ड थे, उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज। कि इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है कि हमने नॉलेज को किस तरह एक्वायर करना है, वो इंटेलिजेंस है। थर्ड है हमारे पास अकॉर्डिंग टू बर्ट। जो बर्ट ने कहा था कि इंटेलिजेंस इज़ द कैपेसिटी ऑफ फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट। कि इंटेलिजेंस एक ऐसी कैपेसिटी है कि हम जो एनवायरनमेंट है उसको अपने अकॉर्डिंग कैसे फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। अब आती है नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो फर्स्ट है हमारे पास इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो इंटेलिजेंस होता है वो रिलेट होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से, यानी कि जो जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं वो दोनों कंट्रीब्यूट होते हैं हमारे इंटेलिजेंस में। जो जेनेटिक फैक्टर है वो मेनली ड्राइव होता है हमारे पास हेरिडिटी से। इसमें हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई एक बच्चा है, उसके पास जो उसके इंटेलेक्चुअल के जो जीन्स हैं वो तो बहुत अच्छे मिले हैं उसको उसके पेरेंट्स से, बट जो एनवायरनमेंट है उसके आसपास का वो अच्छा नहीं है। सो वो इफ़ेक्ट करेगा उसकी इंटेलेक्चुअल पावर में, इट में। और अगर दूसरी तरफ हम ये देखा जाए कि अगर कोई बच्चा है उसके पास जो इंटेलेक्चुअल जीन जो उसको पेरेंट्स से मिले हैं वो तो अच्छे नहीं हैं, बट उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा है, तो तब भी उसकी इंटेलिजेंस में थोड़ा सा अफेक्ट होगा। तो इसमें ये कहा जाता है कि तो जो दोनों हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के जो जीन्स हैं वो दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में होने चाहिए। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास इनेट। तो इंटेलिजेंस है वो एक इनेट पावर है, यानी कि बर्थ से पहले हमें ये पावर अपने पेरेंट्स से मिली है। ये नेचुरल पावर है जो रिसीव करते हैं हम किससे, अपने पेरेंट्स से। हम इसको अपनी लाइफ टाइम इसको एक्वायर नहीं कर सकते, इसको हम सिर्फ डेवलप कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, या फिर हम अपनी एजुकेशन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग।
थर्ड है हमारे पास इंटेलिजेंस एंड सेक्स डिफरेंसेस। तो जनरली ये आपने भी सुना होगा कि ये कहा जाता है कि जो बॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, बट ओनली ये क्या है, एक मिथ है। रिसर्चेस हुई, उसमें ये प्रूफ हुआ कि अगर बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए तो उनकी इंटेलेक्चुअल पावर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेलिजेंस एंड कल्चरल डिफरेंसेस। तो जो इंटेलिजेंस एंड कल्चर है वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा रिलेट नहीं करता, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होती डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस में जो किसी पर्टिकुलर कास्ट से रिलेट करते हैं। इसमें भी हमारे पास एग्जांपल आता है कि जैसे अमेरिकन्स और इंडियंस हैं, उन दोनों का जो कल्चर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, कल्चर भी डिफरेंट है, वहाँ का एनवायरनमेंट भी डिफरेंट है, बट जो इंटेलिजेंस है वो वहाँ पे मेज़र की जाए तो दोनों पीपल्स में, इंडियंस में भी और अमेरिकन्स में भी, तो उस सभी में देखा जाएगा तो वहाँ पे इंटेलिजेंट पर्सन भी होंगे, एवरेज भी होंगे, एंड जो माइंडेड होते हैं थोड़े पर्सन, फीबेबल माइंडेड होते हैं, वो भी वहाँ पर होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। तो जो क्वांटिटी है इंटेलिजेंस की वो मैंने बताया, आपको पहले भी बताया था कि जो पर्सन टू पर्सन है वो क्या करती है, वेरी करती है। ज़्यादातर जो पीपल हैं वो एवरेज इंटेलिजेंस के ज़्यादातर पाए जाते हैं, एंड जो नंबर है टैलेंटेड पीपल का एंड जो फीबेबल माइंडेड है उनका जो नंबर है वो थोड़ा एज़ कम्पेयर टू एवरेज कम होता है। जो इंटेलिजेंस होता है डिफरेंट ग्रुप का किसी भी प्लेस में उसको टेस्ट किया जाता है तो उसके लिए पर्टिकुलर कर्व होता है, उस कर्व को कहते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। वो जनरली होता है हमारे पास बेल शेप का, इस तरह से। ओके, जो फीबेबल माइंड होते हैं इन्हें कहा जाता है मेंटली डिस्टर्ब, इनको थोड़ा कहा जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं जहाँ पे मोस्ट जो पीक है वो उतने हैं हमारे पास एवरेज इंटेलिजेंस, मतलब पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो एवरेज इंटेलिजेंस की होते हैं उनकी जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। अब है हमारे पास नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो जो इंटेलिजेंस है वो किसी पर्टिकुलर जो पीरियड होता है लाइफ का वहाँ पे धीरे धीरे डेवलप करती है। अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें तो जब बर्थ के बाद जो बच्चा होता है उसकी जो उस टाइम इंटेलेक्चुअल की जो एबिलिटी होती है वो बहुत लोएस्ट लेवल की होती हैं, बट जैसे जैसे वो बच्चा ग्रो करता जाता है उसकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होती हैं वो भी ग्रो करना शुरू हो जाती हैं। और जो डेवलपमेंट होती है चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट पीरियड में उस टाइम बहुत हाई पीक पर होती हैं और उसमें बहुत जल्दी वो डेवलप करती हैं, बट जैसे जैसे इंटेलिजेंस पीरियड धीरे धीरे उसका एंड होने लगता है वो जो ग्रोथ है इंटेलिजेंस की वो धीरे धीरे स्लो होने लग जाती है, यानी कि उस टाइम जो बच्चा वो फुल मैच्योर हो चुका होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अडेप्टेबिलिटी। तो इंटेलिजेंस एक कैपेसिटी है कि हमने अडेप्ट या फिर एडजस्ट करना है न्यू सिचुएशन में, ठीक है, वो होता है अडेप्टेबिलिटी, कि हम किसी नई सिचुएशन में खुद को कैसे एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएटिविटी। इंटेलिजेंस एक हमारे पास एक एबिलिटी है कि हम नए आइडियाज़ एंड सॉल्यूशन है उनको किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। द लास्ट है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो इंटेलिजेंस एक हमारे पास कैपेसिटी है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से उनको एनालाइज करते हैं एंड उनको कैसे सॉल्व करते हैं, वो है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसमें भी जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने जो इंटेलिजेंस है उसको डिवाइड किया था 3 कैटेगरी में। फर्स्ट है कंक्रीट इंटेलिजेंस, सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, थर्ड है हमारे पास सोशल इंटेलिजेंस। अब हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास कंक्रीट इंटेलिजेंस। तो जो कंक्रीट इंटेलिजेंस है उसको हम मैकेनिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये इस तरह की इंटेलिजेंस होती है जो रिलेट करती है कि जो मैकेनिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मशीन्स हैं एंड अदर मटेरियल है मैकेनिकल से रिलेटेड, उस कंडीशन में हमने किस तरह से खुद को एडजस्ट करना है। जैसे कि अगर पर्सन है जिसके पास कंक्रीट इंटेलिजेंस है तो वो स्किल होगा एक आर्टिस्ट वर्क में, कारपेंटर में, या फिर वो इंजीनियर में भी स्किल होगा। तो
तो फिर वो क्या कर सकता है, जो साइकिल है उसको भी रिपेयर कर सकता है, जो वॉच के पार्ट होते हैं, घड़ी के जो पार्ट्स होते हैं उनको किस तरह से इकट्ठा करना है, असेंबल करना है, वो भी कर सकता है। और जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको वो स्किलफुली कैसे यूज़ कर सकता है। तो ये सब आता है हमारे पास कंक्रीट इंटेलिजेंस के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। जो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है वो हमारे पास एक एबिलिटी है कि हम किस तरह से जो वर्बल सिंबल्स होते हैं जैसे कि वर्ड्स, नंबर, केमिकल एंड फिजिकल फार्मूला, उनको कितने जल्दी और कैसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जो पर्सन है जिसके पास एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होगी, वो प्रॉब्लम्स होती हैं रीडिंग एंड राइटिंग से रिलेटेड, उनको किस तरह से वो सॉल्व करेगा, वो सारी उसके अंदर स्किल्स होंगे। अब थर्ड है हमारे पास सोशल इंटेलिजेंस। तो सोशल इंटेलिजेंस होता है कि हमने जो सोसाइटी है उसके जो स्ट्रगल्स हैं उनको कैसे हमने फेस करना है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल टू हैव अ कीन सोशल इंटेलिजेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी पर्सन में सोशल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। ये हमारे पास इनहेरिटेड एबिलिटी होती है जो हमें बताती है कि जो सोशल एनवायरनमेंट है उसमें हमने किस तरह से खुद को एडजस्ट करना है। तो इसमें जो स्टडीज़ हुई उसमें भी देखा गया कि जो कुछ पीपल थे सोसाइटी में जिनके पास जो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस थी वो तो बहुत ज़्यादा थी, बट फिर भी वह जो सक्सेस होती है किसी भी सोशल सिचुएशन में उसमें वो फेल हो गए, क्योंकि उनके पास जो सोशल इंटेलिजेंस थी उसकी थोड़ी कमी पाएगी। तो ये कहा जाता है कि जो सोशल इंटेलिजेंस होती है वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो उस टाइम ये माना जाता था कि जो इंटेलिजेंस है उसको हम मेज़र करते हैं नॉलेज के बेस पे और एजुकेशन के बेस पे, कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो जितना ज़्यादा वो पढ़ा लिखा होगा उतना ज़्यादा उसको इंटेलिजेंट माना जाता था। और अगर मेंडिवल एजेस की बात करें तो उस टाइम ये माना जाता था कि जो मैंस की इंटेलिजेंस है वो उसके फिजिकल एस्पेक्ट को देखकर मानी जाती थी। जैसे कोई है उसके बड़े बड़े हाथ हैं, चौड़ी चौड़ी आंखें हैं, बड़ा सा नाक है, लंबे उसके हाथ हैं, तो ये माना जाता था कि वो एक इंटेलिजेंस का सिंबल होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटेलिजेंट कोशिएंट। तो उससे पहले हम देखेंगे जो इंटेलिजेंस है उसको हम मेज़र करते हैं इंटेलिजेंट कोशिएंट से, यानी कि आईक्यू से। तो इसमें जो आइडिया था इंटेलिजेंस का वो दिया था हमारे पास विलियम स्टर्न ने। ये भी हमारे पास टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी आता है कि जो इंटेलिजेंट कोशिएंट है वो किसने दिया था, तो वो दिया था विलियम स्टर्न ने। जो आईक्यू था वो दिया था विलियम स्टर्न ने, एंड जो सिंपल इंटेलिजेंस था वो दिया था बाइनेट ने। तो आईक्यू का फॉर्मूला होता है हमारे पास मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मेंटल एज क्या होती है। तो जो आइडिया था मेंटल एज का वो भी दिया था किसने, बाइनेट ने 1908 में। तो जो बाइनेट थे उन्होंने बहुत सारे जो टेस्ट थे वो डिज़ाइन किए गए थे इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए। उन्होंने अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप बहुत सारे टेस्ट प्रिपेयर किए थे। तो इसमें जो एज है वो असाइन की जाती थी किसी भी बच्चे को उसके इंटेलिजेंस टेस्ट के बेस पे, और जितनी भी उसको जो स्कोर आता था वो उसकी मेंटल एज थी। तो वो जो एज थी वो डिपेंड करती थी पर्सनल परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड इन द इंटेलिजेंट टेस्ट, कि जो इंटेलिजेंट टेस्ट में वो बच्चा कितना परफॉर्म करता है उस पर डिपेंड करती थी। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास कि कोई 6 साल का बच्चा है, ठीक है, अगर उसका कोई हमने आईक्यू टेस्ट लिया तो वहाँ पे वो परफॉर्म करता है किसी 9 साल के बच्चे के बराबर, तो उसकी जो मेंटल एज होगी वो होगी हमारे पास 9। अब सेकंड था हमारे पास क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज होती है हमारी फिजियोलॉजिकल एज या फिर एक्चुअल एज, जो बर्थ से लेकर अब तक हमारे जितने भी ईयर्स हैं, मंथ्स हैं, वो होती है क्रोनोलॉजिकल एज। अब इसमें एग्जांपल है हमारे पास 3 कंडीशन ली गई है, जो बच्चे की जो उम्र है वो 6 साल है। तो इसमें हमने आईक्यू ये देखा कि अगर किसी की बच्चे की जो मेंटल एज है वो 9 है और उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 6 है इंटू 100, तब जो उस बच्चे का जो
IQ आएगा वो आएगा हमारे पास 150। और दूसरी कंडीशन ली गई है कि उस बच्चे का जो मेंटल एज है एंड क्रोनोलॉजिकल एज है वो दोनों सेम है इंटू 100। तो उस केस में उस बच्चे का IQ आएगा हमारे पास 100। थर्ड कंडीशन है कि जो बच्चे की मेंटल एज है 4 एंड उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो है 6 इंटू 100। तो वो आएगा उस बच्चे का IQ 66 के आसपास। तो हम इसमें क्लासिफिकेशन देखेंगे अब आगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ IQ। तो इसमें भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी अपनी क्लासिफिकेशन दी, पर हम इसमें जनरली डिस्कस करेंगे टर्मन की क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने कहा था कि जो IQ 140 से ऊपर होगा तो वो सारे बच्चे आएंगे गिफ्टेड स्टूडेंट्स में, और अगर 121 से लेकर 140 के बीच में होगा तो वो बच्चे आएंगे वेरी सुपीरियर में। थर्ड है 111 से 120 के बीच में, तो वो आएंगे सुपीरियर। एंड 91 से 110 है वो आएंगे एवरेज। एंड 76 से 90 वो है हमारे पास बॉर्डर लाइन केसेस। एंड 51 से 75 वो है हमारे पास मोरॉन्स। एंड 26 से 50 वो आएंगे एम्बिसाइल्स। एंड 25 से कम जितने भी हैं वो सारे आएंगे इडियट्स में। तो ऊपर हमने देखो यहाँ पे एग्जांपल लिए, तो फर्स्ट है हमारे पास 150 IQ। तो हमने नीचे देखा कि 140 प्लस वो सारे आते हैं गिफ्टेड में। एंड सेकंड में IQ है हमारे पास 100। तो 100 का हमारे पास था 91 से लेकर 110 तक के बीच में सारे आएंगे एवरेज में। एंड लास्ट था हमारे पास 66। तो 66 में था वो बच्चे आएंगे हमारे पास बॉर्डर लाइन केसेस में। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट। तो इंटेलिजेंट टेस्ट है उसको भी क्लासिफाई किया था हमने 3 तरह में, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लैंग्वेज और नेचर। तो फर्स्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो इंटेलिजेंट टेस्ट है उनको हमने डिवाइड किया था 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट है हमारे पास इंडिविजुअल एंड सेकेंड है ग्रुप। तो इंडिविजुअल में होता है कि जो हमने इंटेलिजेंट टेस्ट लेना है वो किसी भी इंडिविजुअल का किसी पर्टिकुलर टाइम में एक इंडिविजुअल का एक टाइम पर ही टेस्ट होगा, तो वो आएगा इंडिविजुअल में। सेकंड है ग्रुप। ग्रुप में होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम में बहुत सारे बच्चों का इंटेलिजेंट टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इसको भी डिवाइड किया था 2 टाइप में, वर्बल एंड नॉन वर्बल। इन दिस टेस्ट में जो लैंग्वेज है वो यूज़ की जाती है, लैंग्वेज यूज़ की जाती है वर्बल में, एंड नॉन वर्बल में जो लैंग्वेज है वो यूज़ नहीं की जाती। अब थर्ड आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अब है थर्ड हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो नेचर के बेस पे भी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, पावर इंटेलिजेंस टेस्ट और स्पीड इंटेलिजेंस टेस्ट। तो सबसे पहले आता है हमारे पास पावर इंटेलिजेंस टेस्ट। तो जो पावर इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू असेंडिंग लेवल में, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि हमने सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन देने हैं, धीरे धीरे उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हमने इंक्रीज़ करना है। इन टेस्ट में क्या होता है, जो लेंथ होती है या फिर टाइम होता है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, और टाइम की भी इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। सेकंड है हमारे पास स्पीड इंटेलिजेंस टेस्ट। जो स्पीड इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंस है वो दी जाती है टाइम को, कि किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई पर्सन है वो कितने क्वेश्चंस के आंसर दे पाता है। तो इन क्वेश्चंस में क्या होता है, जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो सेम रहता है, एंड जो इंडिविजुअल होते हैं उनको आंसर देना पड़ता है उस क्वेश्चन का किसी पर्टिकुलर फिक्स टाइम में। अब आता है हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंटेलिजेंस टेस्ट, कि जो अच्छे इंटेलिजेंट टेस्ट जो बनाए जाते हैं उनके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिलायबिलिटी। तो जो रिलायबिलिटी होती है यानी कि विश्वसनीय, कि जो भी हमने इंटेलिजेंट टेस्ट प्रिपेयर किया है उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, यानी कि उसके जो रिज़ल्ट होंगे उनमें बहुत एक्यूरेसी हो और क्या हो, परमानेंसी हो। तो वो आता है हमारे पास रिलायबिलिटी में। नेक्स्ट है हमारे पास वैलिडिटी। वैलिडिटी होती है कि हमने जिस चीज़ के लिए जो भी टेस्ट बनाया गया है वो उस चीज़ को सच में मेज़र करता हो,
यानी कि हमने जो आईक्यू इंटेलिजेंट टेस्ट बनाया है वो बनाया हमने आईक्यू को मेज़र करने के लिए। तो जो हमने बनाया है वो टेस्ट सच में आईक्यू को ही मेज़र करे। अगर वो आईक्यू को मेज़र करे बिल्कुल एक्यूरेसी में, तो हम कह सकते हैं कि वो टेस्ट क्या है, वैलिड है। तो इंटेलिजेंट टेस्ट की करैक्टरिस्टिक्स एक ऐसा गुण है कि वो टेस्ट क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। देन थर्ड है हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी में आता है कि जो टेस्ट हमने दिया गया उसके जो आंसर है वो डेफिनेट हो, मतलब किसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो सिंगल आंसर हो। जैसे इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है या फिर एक बच्चा है, उसका हम इंटेलिजेंट टेस्ट एक हम मंडी में कर लेते हैं, एक हम शिमला में कर लेते हैं, तो दोनों जगह के जो उसके रिजल्ट हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्कोरेबिलिटी। तो जो इंटेलिजेंट टेस्ट होता है वो स्कोरिंग होना चाहिए ताकि वो जो टाइम है उसको भी सेव करे और जो एक्यूरेसी है वो भी अच्छी हो उसमें। देन नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्रीहेंसिव। तो जो टेस्ट है वो हमारे पास कॉम्प्रीहेंसिव होना चाहिए, यानी कि जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस है या फिर अदर जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट हैं, ठीक है, वो सारे उसमें इवेलुएट होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिकल। जो गुड इंटेलिजेंट टेस्ट है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए और वो टाइम सेविंग होना चाहिए एंड उसके साथ हमारे पास मनी को भी सेव करता हो। लास्ट है हमारे पास इसमें इंटरेस्टिंग। जो इंटेलिजेंट टेस्ट है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जो बच्चे हैं वो मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए उस इंटेलिजेंट टेस्ट के लिए एंड जो ऑर्डर है क्वेश्चंस का वो भी प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि सिंपल टू डिफ़िकल्ट इंक्रीज होना चाहिए वो। अब लास्ट है हमारे पास इसमें यूजेस ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट। जो इंटेलिजेंट टेस्ट है उनको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास टू स्टडी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो जैसे क्लास में बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं क्लास में, तो उन सभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को चेक करने के लिए हम इंटेलिजेंट टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो इसमें भी सेम यही है कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है क्लास में उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंटेलिजेंट टेस्ट से। तो हमने पहले जो क्लासिफिकेशन देखी कि जो 140 से अबव जिनका आईक्यू स्कोर आता है वो सारे आते हैं हमारे पास गिफ्टेड चिल्ड्रंस में। और उसके साथ थर्ड है हमारे पास टू डिफाइन मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो आईक्यू टेस्ट से हम मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि इसमें भी क्लासिफिकेशन है कि 51 से 75 है उसके बीच में आते हैं मोरॉन्स, 26 से 50 के बीच में आते हैं एम्बिसाइल्स एंड 25 से कम हैं वो आते हैं हमारे पास इडियट्स में। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर अवॉर्डिंग स्कॉलरशिप। तो जो इंटेलिजेंट टेस्ट हैं वो स्कॉलरशिप देने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि हम सभी बच्चों को स्कॉलरशिप तो नहीं दे सकते, तो इसीलिए हम यहाँ पर भी टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं एंड जो बच्चे होते हैं जिनका जो स्कोर ज़्यादा आता है उनको हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा सकते हैं। देन आता है हमारे पास फॉर होमोजीनस ग्रुपिंग। तो इसमें भी जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, एवरेज चिल्ड्रन है, मेंटली रिटार्डेड है, तो हम उनको आइडेंटिफाई तो हम कर लेंगे इंटेलिजेंट टेस्ट से एंड देन हम उनको होमोजीनस उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, यानी कि सेम को हम अलग रख सकते हैं ताकि उनके लिए सेपरेट अरेंजमेंट किए जाएं एजुकेशन की फील्ड में। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर एंटिसिपेशन। तो जो फ्यूचर है चिल्ड्रन का उसको भी हम चेक कर सकते हैं बाय इंटेलिजेंट टेस्ट। अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट टेस्ट में अच्छा स्कोर करता है तो हम देख सकते हैं कि उसका फ्यूचर ब्राइट होगा और उसके साथ हम जो इंटेलिजेंट टेस्ट है उसके साथ हम कोई कोर्स उसको चूज़ करना चाहता है वो अपनी नीड्स एंड एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, वो भी हम इसको उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करवा सकते हैं। अब आता है हमारे पास टू इराडिकेट सुपरस्टिशन, यानी कि जो अंधविश्वास है उसको दूर करने के लिए, क्योंकि जो एंशियंट बिलीव्स थे उसमें माना जाता था कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बॉयज़ ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, तो उस मिथ को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए भी इंटेलिजेंट टेस्ट करवाए जाते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस इन एम्प्लॉयमेंट। जो इंटेलिजेंट टेस्ट है वो बहुत यूज़फुल होते हैं एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि अगर हमने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपॉइंटमेंट देनी है तब भी हम आईक्यू टेस्ट करते हैं, और अगर हमने इनको प्रमोट करना है किसी हायर कैडर पर तब भी हम आईक्यू टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया इसमें इंटेलिजेंस के बारे में, इसकी डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटेलिजेंस के वेरियस टाइप्स और इंटेलिजेंस को मेज़र कैसे करते हैं। हमने आईक्यू के बारे में पढ़ा, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, और हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि गुड इंटेलिजेंट टेस्ट क्या होते हैं, और लास्ट में हमने डिस्कस किया कि यूजेस ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट क्या क्या हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।